कांग्रेस पार्टी ने नेता सैम पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी ने जताई नाराजगी। पीएम ने पित्रोदा के बयान को चमड़ी के रंग का नस्लीय टिप्पणी से जोड़ा। विवादित बयान को लेकर छिड़ी सियासी हलचल के बाद सैम पित्रोदा ने दिया इस्तीफा। ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष ने स्वीकारा। पीएम मोदी के भाषणों के खिलाफ तमिलनाडु कांग्रेस ने खटखटाया मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा। कांग्रेस का आरोप, पीएम मोदी ने प्रचार के दौरान दिए सांप्रदायिक भाषण। उत्तराखंड में वनाग्नि में सुलग रहे जंगलों को लेकर सीएम धामी हुए गंभीर। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे सीएम धामी, खुद हटाई पिरूल की पत्तियां। यूपी में चुनाव में दिग्गजों ने झोंकी ताकत। गृह मंत्री अमित शाह ने हरदोई में, लखीमपुर तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली में भरी हुंकार। भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 2 डॉक्टर भी शामिल, सभी पर है भ्रष्टाचार का आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबर रायबरेली से है, जहां कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने के न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ बातचीत करोगे प्रियंका गांधी बढ़ रहा है। मैम रायबरेली का पहला दिन दौरे करने का, रायबरेली में क्या माहौल लग रहा है इस बार? फिर से माहौल बहुत अच्छा है और माहौल अच्छा हर जगह है, इसलिए कि जनता आज चाह रही है कि अपने मुद्दों पे ही चुनाव लड़ा जाए। जो कांग्रेस गारंटी दे रही है, जो 1 लाख रुपए सालाना महिला के लिए है, जो किसानों के लिए कर्ज माफी का है, जो आयोग बनेगा, जो एमएसपी को कानूनी हम अधिकार बना रहे हैं, जो नौजवानों के लिए रोजगार की बात कर रहे हैं, इनको मालूम है कि कांग्रेस ने जो गारंटी दी है वो प्रदेशों में वो पूरी कर रहे हैं। तो जनता जागरूक बन गई है, जनता के पास जानकारी भी है, जानते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो हम कर भी रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जहां जहां मैं जा रही हूं, मैं यही कह रही हूं कि चुनाव जनता के मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए और हम इस चुनाव को उसी दिशा में हम ला पा रहे हैं, क्योंकि आज मोदी जी भी पता नहीं कैसी कैसी सफाइयां दे रहे हैं और जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं वो बढ़ रही हैं इनकी। तो एक तरह से ये लग रहा है कि वो घबरा रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि जनता इन बातों में पड़ेगी नहीं। अब जनता कह रही है बेरोजगारी की बात करो, महंगाई की बात करो, हमारी जो समस्याएं, किसानों की समस्याएं, महिलाओं की समस्याएं, इसकी बात करो, और वो कर नहीं पा रहे हैं। मैम युवाओं की एक सबसे बड़ी बात है, चाहे पेपर लीक का मामला रहा हो या रोजगार का मामला रहा हो, उसको लेकर के देखिए, पेपर लीक के लिए हमने स्पष्ट किया है। एक तो हमने एक भर्ती विधान भी निकाला था जब हम 22 में यहाँ चुनाव लड़ रहे थे। उसी के तहत जो हमने अपने घोषणा पत्र में इस बार डाला है, वो पेपर लीक के लिए हम एक बहुत सख्त कानून लाएंगे। और हमने कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो एक पूरा जॉब कैलेंडर बनाया जाएगा, और उसी के तहत अगर नहीं हुआ, अगर किसी अधिकारी ने या किसी और ने उसको इधर उधर करने की कोशिश की, तो फिर उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तो हमारी आशा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इस समस्या को काफी हद तक संभाल पाएंगे, क्योंकि आज क्या हो रहा है कि घोटाले इतने हो रहे हैं इन पेपरों में हर जगह, और कि नौजवानों का जो भविष्य है वो एकदम अंधकार की तरफ जा रहा है, क्योंकि बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, ट्यूशन के लिए भी फीस देनी पड़ती है, माँ बाप मेहनत करके फीस को इकट्ठा करते हैं, कभी कभी कर्ज लेते हैं और फिर कोई नतीजा ही नहीं निकलता। थैंक यू। तो हमारे साथ बातचीत करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्होंने बताया कि इस बार पेपर लीक के मामले को लेकर के एक अगर सरकार आएगी तो कड़ा कानून बनाने का कार्य किया जाएगा। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज रायबरेली। उन्नाव लोकसभा से सपा प्रत्याशी अनु टंडन से के न्यूज ने खास बातचीत की। अनु टंडन ने कहा कि उन्नाव मेरा परिवार है और मैं यहाँ की बेटी हूँ। किसान समस्याओं का समाधान मेरी प्रमुखता है। उन्नाव में बेरोजगारी दूर करना मेरी जिम्मेदारी है। महिला सशक्तिकरण पर काम कर रही यहाँ तक पहुंची हूँ। सामान्य जीवन में मुझे खुशी मिलती है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। 3 चरणों के मतदान पूरे हो चुके हैं। चौथे चरण का इंतजार देश की जनता कर रही है और चौथे चरण की एक प्रत्याशी, उन्नाव की इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी की एक बड़ी नेता अनु टंडन जी आज हमारे साथ में हैं। उनसे बातचीत करेंगे, उनके क्षेत्र की समस्याओं को जानेंगे और जानेंगे कि आखिर वो इस बार जब चुनावी मैदान में हैं तो अपने वोटर्स से क्या कहना चाहती हैं और क्या वजह है कि उनके क्षेत्र की जनता उनको चुने। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
इस बार उन्नाव में आप इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हैं, लेकिन वर्तमान में आप समाजवादी पार्टी के साथ में जुड़ी हुई हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये चुनाव सबसे पहले तो आपके लिए कितना खास है। हालांकि मैंने क्षेत्र की जनता से, आपकी कार्यकर्ताओं से सुना है कि इस चुनाव की आपके लिए बहुत अहमियत है। इस पे कोई शक नहीं है, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ मेरे लिए अहमियत नहीं रखता है, मेरे उन्नाव के लिए भी अहमियत रखता है। 10 साल से जो उन्नाव की दशा है वो देखकर दुखी होती हूँ, और कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। और दुख इस बात का सबसे ज़्यादा होता है कि हमारा जो प्रतिनिधि था, मैं उनके वैसे तो खिलाफ वैसे नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन ज़रूर दर्द होता है कि हमारे उन्नाव के लिए एक बार भी बोला भी नहीं, महसूस भी नहीं किया। तो 10 साल से जब हमारा अपना उन्नाव दरकिनार है, तो उसकी तकलीफ ने प्रेरित किया है कि मैं चुनाव ज़रूर। बिल्कुल, देखिए चुनाव में इस बार आप उतरी है, लेकिन मुझे याद है, मैं जब लोगों के घरों में जाती हूँ, मैं खुद भी उन्नाव की रहने वाली हूँ, मैंने लोगों के घरों में आपके कैलेंडर देखे हैं और उसमें एक लाइन मैंने पढ़ी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसमें लिखा था, आपके सुख दुख के साथी अन्नू टंडन। अन्नू टंडन हमेशा ये बात कहती आई है कि जो आपके विपक्षी हैं, हम कहने साक्षी महाराज नाम ले लेते हैं, वो बाहरी हैं, इस बात का वो आरोप लगाती आई हैं। और उन्नाव की जनता भी जानती है कि आप यहाँ पर रहती हैं, आप यहाँ पर उनके बीच में जाती रहती हैं, आपसे मिलना आसान है। क्या ये वजह है कि लोग आपको चुने? हो सकता है ये वजह हो। हाँ। हो सकता है कई वजह है कि जो आपने पढ़ा उस कैलेंडर में, ये तो हमारे कार्यकर्ताओं ने डिज़ाइन किया था। लेकिन जब सुख दुख की बात होती है, तो जो घर का कोई भी सदस्य होता है, हाँ। वो अपने घर परिवार के सुख और दुख में साथ होता है। तो मेरे ख्याल से वही कहने का मतलब था, वही तात्पर्य था। और उन्नाव जिले के प्रत्येक परिवार, कोई जात बिरादरी या पार्टी का मसला नहीं है, अगर वो उन्नाव का है तो मेरे परिवार का सदस्य। बिल्कुल। और मैंने कई बार भाषणों में भी या आपके बारे में कभी सुना, तो ये सुना कि अन्नू टंडन किसी जाति पर निर्भर नहीं करती, वो उन्नाव से जुड़ी हुई है। अन्नू टंडन के साथ उन्नाव का नाम जुड़ा है, ये नहीं जुड़ा है कि ब्राह्मण वोट बैंक उनका है, ठाकुर वोट बैंक उनका है। वो खुद भी कहती हैं कि मैं एक जाति पर काम करती हूँ और वो है उन्नाव की जाति, उन्नाव के लोग मेरे अपने हैं। तो उन्नाव से इतना लगाओ क्योंकि यहाँ पली बढ़ी, यहाँ जन्म हुआ, शायद यही वजह होगी। मैं यही पैदा हुई और पली बड़ी भी। हाँ। और बाद में जो हमारे जब बड़ी और होश में आई, तो इंटरमीडिएट यहाँ GGIC से किया। हाँ। उसके बाद DSN कॉलेज से स्नातक किया। फिर उसके बाद तो खैर शादी हो गई, लेकिन जुड़ाव बना रहा। और परिवार में मेरे फादर की डेथ जल्दी हुई, तो माँ के कारण भी आना जाना रहा, और यहाँ परिवार की वजह से तो वो लगाव एक अलग लगाव होता है। मैके का ही लगाव था ये समझ ले, पर सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये थी कि मेरे पति भी इसमें शामिल थे, क्योंकि उनका कोई ऐसा बेस गांव नहीं था। बिल्कुल, यानी उन्नाव में मायका भी ससुराल भी, हम कह सकते हैं कि जुड़ाव शुरू से शायद यही वजह रही कि उन्नाव के साथ बहुत रहा। अच्छा अनुज, आप एक महिला हैं, उन्नाव की बात करें तो बड़े महानगरों के बीच का एक जिला है, कई चीज़ों में अभी पिछड़ा है, एक स्वीकार करना पड़ेगा हमें इस चीज़ को। अगर आप सांसद बनती हैं, उन्नाव की जनता इस बार अगर आप पर विश्वास दिखाती है, क्या बदलाव उन्नाव के लिए आप करेंगी, क्या कुछ नया लेकर आएंगी? देखिए, ऐसा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं, और कोई एक ऐसा नहीं है कि वो अहम है। जो भी हमारे हाथ में लगेगा एक प्रतिनिधि होने के नाते, वो तो अपने उन्नाव के लिए होगा, वो लेके आऊँगी। लेकिन कुछ बातों को हम लोगों को समझना ज़रूरी है। हमारा उन्नाव लखनऊ कानपुर के बीच में बसा हुआ एक ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र है। हाँ। तो ग्रामीण बाहुल्य मतलब यहाँ पर जो गांव और किसान, उनकी आबादी ज़्यादा है। तो पहली चीज़ तो उन लोगों के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर इंडस्ट्री हो तो फूड इंडस्ट्री हो, अगर मंडी हो तो उनके लिए हो। तो ये एक कुछ चीज़ें हैं, और स्वाभाविक है कि जब तक विकास नहीं होता और सड़कें सही नहीं होती, हाँ। तो ये लोग अपना जो उपज है उसको लेके कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। तो एक तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि किसान इस वक्त बहुत मजबूर हालातों में है, और उसकी आमदनी बहुत कम है। तो इन हालातों में वो बड़ी मुश्किल से कुछ किसान अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। जब शिक्षित बच्चा वो भी बेरोजगार हो जाता है, तो किसान को डबल मार पड़ती है।
तो ये भी एक मसला है जिसमें हम लोगों को उन्नाव में ही इस तरीके की चीज़ें करनी है कि बच्चे जो हमारे उन्नाव के शिक्षित हैं वो यहीं पर लाभ भी ले और यहीं कुछ कर पाएं, बिल्कुल अपने माता पिता का सहारा भी बिल्कुल। बने। देखिए, बड़ा दूरदृष्टि का विचार आपने किया कि बच्चे माँ बाप के साथ भी रहें, उन्नाव का विकास हो, उन्नाव के लोगों का विकास हो, यानी संपूर्ण विकास का जो मुद्दा है वो आप अपने दिमाग में लेकर चल रही हैं। अनुज जी, एक महिला होने के नाते अभी वर्तमान में आपने सुना होगा महिलाओं के उत्थान की बहुत बात हो रही है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, हर दल करता है। आप अभी विपक्ष में हैं, आप भी करती हैं और सत्ता पक्ष के लोग भी करते हैं, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं। उन्नाव में अगर आप आती हैं, महिलाओं के लिए खास क्या होगा? मैं उन्नाव की महिलाओं के लिए आपसे क्या उम्मीद करूं? देखिए, ऐसा है कि हमारी जो जुड़ाव है और जो बहुत ही राजनीतिक या सामाजिक तौर पे आप जाति जनगणना की बात होती है या जाति कौन साथ है मेरे उसकी बात होती है, तो उसमें महिलाएं मेरे साथ हैं। तो जो महिलाएं मेरे साथ हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि उनकी जो परेशानियां हैं, उनके दर्द को मैं समझती हूँ। और आपको एक बात बता दूं कि महिला की दर्द कोई सीमित नहीं होती है। महिला का दर्द उसके परिवार के लिए होता है, चाहे वो बेरोजगार बेटा हो, चाहे उसके आमदनी करने वाला पति हो, या बीमार घर का बुजुर्ग हो, या कोई भी मतलब बच्चा हो। तो उसको तो सर पे छत भी चाहिए, उसको आम सुविधाएं भी चाहिए, उसको हर चीज़ चाहिए। तो जब आप महिला की तरफ देखें तो उसका सशक्तिकरण सबसे ज़्यादा होता है जब उसको आप मजबूत कर देते हैं और उसके चारों तरफ जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करते हैं। और इसमें मैं बहुत खुश हूँ कि गठबंधन की सरकार बनने पर गरीब महिलाओं को वो चाह रहे हैं कि 1 लाख रुपए सालाना दें। देखिए, 8-8.5 हज़ार रुपए में वो अपना घर अच्छे से चला लेंगे। तो उसके अलावा जब बच्चे कमाएं और सब करें तो स्वाभाविक है कि उनका एक स्तर बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अन्नू टंडन जी के बारे में जब एक मतलब बात होती है, उनके बारे में कोई इमेजिन भी करे तो एक छवि सी है, एक लिबास है, एक रूप है, एक स्वरूप है जो मन में आ जाता है। हमेशा वही सफ़ेद कुर्ता, वही सफ़ेद कपड़े। ये आपका स्टाइल है? कभी कुछ मन नहीं करता कि कुछ चेंज किया जाए? क्या वजह है कि आखिर ऐसा है? ऐसा है कि जब कम उम्र थी और बच्चे भी छोटे थे, नौकरी करनी पड़ती थी, तो कपड़ों का निर्णय सुबह बहुत टाइम ले लेता था। ये आप भी समझते हैं। बिल्कुल। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए इस पे सोचना कम कर दिया दिन में। पर ऐसा नहीं कि शाम को इच्छा नहीं होती थी। जब तक मेरे पति थे तब तक हमको भी सजना संवरना अच्छा लगता था, लेकिन उनके जाने के बाद जो ये मेरा लिबास हर रंग में हर दिन होता था वो सफ़ेद हो गया। तो कोई खास वजह नहीं है, थोड़ा आराम, थोड़ा आसानी और थोड़ी यादें। अच्छा, कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए खास तौर पर जो राजनीति से हो तो नेतागिरी या नेता नगरी उस पर हावी होने लगती है। अन्नू टंडन जी पर ऐसा कभी देखने को क्यों नहीं मिलता? मैं खुद उन्नाव में रहती हूँ, मैंने पहले भी कहा, मैंने कई बार देखा है कब अन्नू टंडन जी का काफिला गुजर जाता है, 4 से 5 गाड़ियाँ होती हैं, उनके साथ समर्थक कार्यकर्ता होते हैं, कोई बहुत प्रोटोकॉल नहीं होता, कोई सड़कों पर ट्रैफिक नहीं रुकता है। ऐसा क्यों है? क्यों आखिर वो एटीट्यूड अब तक नहीं आया? क्या आम जनता से इतना जुड़ाव रहा? ऐसा है कि जब यहीं घर की हूँ तो घर से कभी मंजन भी खरीदना होता है, कभी कुछ भी करना होता है। तो यहाँ पर अपने ही जिले में प्रोटोकॉल का क्या मतलब है? प्रोटोकॉल होगा तो ऊपर वाला चाहेगा तो अन्य जिलों में हो। और कई बार हमसे लोग कहते भी हैं कि आपको सिक्योरिटी क्यों नहीं लेती हैं और थोड़े कुछ बंदूकधारी होने चाहिए, भौकाल होना चाहिए। तो मैं उसका जवाब सिर्फ ये देती हूँ कि ये सारा जो भौकाल है वो पैसे लगते हैं और उन पैसों में 4 लड़कियों की शादी हो सकती है। बिल्कुल, लड़कियों की शादी की बात आई है तो मुझे अभी भी याद है कि उन्नाव में न जाने आधी जनता तो आपके कार्यकर्ता हैं, आपके वॉलंटियर हैं, क्योंकि मैंने देखा है किसी भी लड़की की शादी हो, अन्नू टंडन जी की एक अटैची तो उधर पहुंचनी ही पहुंचनी है। क्या आपको विश्वास है कि वो महिलाएं इस बार आपका साथ देंगी? मैंने उस उद्देश्य से उनको नहीं दिया। क्या मैंने उस उद्देश्य से दिया क्योंकि एक अपने उन्नाव जिले की एक लड़की को ब्याहने जब सारे परिवार वाले जुटते हैं तो छोटा सा मेरा भी योगदान मैं कोशिश करती हूँ। अगर आप जीतती हैं, संसद पहुंचती हैं, तो सबसे पहला मुद्दा उन्नाव का कौन सा उठाएंगे? क्योंकि हमने देखा है कि उन्नाव के मुद्दे उठना बंद हो गए हैं।
लोग राष्ट्रीय राजनीति में कंट्रोवर्शियल चीजें बोलते हैं ताकि वो हाईलाइट रहे, न्यूज में रहे। आप उन्नाव के लिए क्या बातें संसद तक लेकर जाएंगे? उन्नाव की कौन सी बात लेकर जाएंगे? उन्नाव की बहुत सारी बातें हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि किसान के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, हर तरीके का मुद्दा है, लेकिन कुछ बहुत अहम छोटे छोटे मुद्दे हैं, बहुत ही छोटे मुद्दे, जैसे मोहा नजगैन की सड़क पे 27 लोग मर गए और कुछ भी नहीं किया। तो इन सब के लिए दबाव तो डालना पड़ेगा एक प्रतिनिधि होने के नाते। या आप शुक्लागंज में देखिए, आप कानपुर रोज जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, व्यापारी भी जाते हैं, हाँ। पुराना पुल उन्होंने बंद कर दिया। तो इन सब चीजों को ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ये परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। अच्छा, कल अखिलेश जी आए, मैंने देखा गजब की भीड़ थी, बहुत उत्साह था लोगों में, और जब आप भी बोली मैं सुन रही थी उस दौरान आपको भी काफी उत्साहित थे। आपने कहा कि तैयारियां कम पड़ गई, लोग ज्यादा हो गए। और अखिलेश यादव जी का भी भाषण ऐसे ही था कि देखिए जो चीजें उन्होंने बनाई उन्नाव के लिए जो किया उन सबको गिनाया। और अब उन्नाव की जनता से आप क्या विश्वास उसको दिलाना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी अपने शब्दों में कि वो आपका इस बार साथ दे? ऐसा है, उन्नाव परिवार है, मैं उनसे इतना कहना चाहती हूँ, आपके साथ हमेशा रही, आज भी हूँ और कल भी रहूंगी। जो कर सकती हूँ उससे ज्यादा करूंगी, मेरा साथ दीजिए। बिल्कुल। तो देखिए अन्नू टंडन जी हमारे साथ में है, वो कह रही है कि उनका साथ दीजिए। मैम एक चीज और जानना चाहेंगे कि उन्नाव में जातिगत समीकरणों पर अगर हम ध्यान दें, हालांकि आप पहले ही कह चुकी हैं कि आप उन्नाव की जनता के साथ है, आप जाति नहीं देखती, लेकिन जातिगत समीकरण कुछ और कहते हैं। लोधी बिरादरी का वोटर यहाँ पर सबसे ज्यादा है, और साक्षी महाराज जो आपके विरोधी प्रत्याशी हैं वो उसी जाति से है। तो ऐसे में कोई डर लगता है? कतई नहीं, क्योंकि लोधी भी उन्नाव के हैं और उन्होंने भी 10 साल झेला है। तो जो उन्नाव का कोई भी जना होगा तो वो संपर्क कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। लोधी भी हमारे अपने। इन 10 सालों में आप सत्ता से हम कहने दूर रही, लेकिन जनता के हमेशा साथ रही। तो इन 10 सालों में कभी अफसोस हुआ कि आप उस जनता की चीजों को बड़े स्तर पर नहीं उठा पाए? क्योंकि सत्ता से दूर होने पर कई बार चीजें होती हैं। अफसोस जरूर हुआ, लेकिन कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि अफसोस ये हुआ काश मैं और कर सकती थी। लेकिन तकलीफ इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने ये भी महसूस किया इन 10 सालों में कि अगर मैं सांसद होती भी तो क्या इस सरकार में वो दे पाती। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात देखिए आपने कह दी, बहुत बड़ी बात आपने कह दी है। और देखिए 24 के चुनाव में देश भर में बहुत सारी चीजें जो है वो चल रही हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के मुद्दे हैं, लेकिन मैं उन्नाव की बात कर रही हूँ क्योंकि आप उन्नाव से जनता के बीच में जा रही हैं। मैं देख रही हूँ कि एक अलग लहर नजर आ रही है इस बार। अब वो किसी भी तरह की कह ले, कि विरोध कह ले या समर्थन कह ले, आपके प्रति प्यार कह ले, वो दिखाई पड़ रहा है। तो आप आश्वस्त लग रही हैं क्या? मतलब ये देखकर जनता का प्यार, रैली की भीड़ देखकर लगता है ये वोट में तब्दील होगी? देखिए ऐसा है कि आपने भी इम्तिहान दिए हैं, हाँ, चाहे जितनी तैयारी कर लो, रिवीजन करते रहते हैं आखिरी वक्त तक। तो अभी रिवीजन चल रहा है और डर तो हमेशा ये लगा रहता है कि ये मेरा, मतलब एक तरीके से देखा जाए एक मौका है जो अगर निकल गया तो दोबारा क्या मैं उन्नाव के लिए वो कर पाऊंगी जिसके सपने देखे। बिल्कुल। और बस एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, इस चुनाव को लेकर हर कोई इसे बहुत खास कह रहा है, चाहे विरोधी दल हो आपका, सत्ता पक्ष के लोग हो या आप लोग, आप खासतौर पर इंडिया गठबंधन इस बार बड़े नेता बड़े दल एक साथ आए हैं, किस लिए, क्या मकसद है? आप व्यक्तिगत तौर पर इस मकसद को कैसे देख रही हैं? क्योंकि हम लोगों के बीच में रह के ये महसूस कर रहे हैं कि प्रजातंत्र थोड़ी कमजोर पड़ी है, प्रजा अपनी आवाज उठा नहीं पा रही है। अगर प्रजा अपनी आवाज नहीं उठा पा रही है तो इसका मतलब है कहीं तो हमारी संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आघात पहुंचा है। हाँ। तो अगर ऐसा है तो उसको हम लोगों को वापस मजबूत करना है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना भी एक बहुत बड़ा हम लोगों का। बिल्कुल, चलते चलते अपील करती हूँ उन्नाव की जनता से, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो। मैं आप ही की हूँ, मेरा साथ दीजिएगा ताकि मैं आपका साथ दे पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में थी समाजवादी पार्टी के नेता और इंडिया गठबंधन के उन्नाव से प्रत्याशी अन्नू टंडन जी, जिनका कहना है कि वो उन्नाव की जनता के मुद्दे उठाएंगी, वो उन्नाव की महिलाओं के लिए विशेष काम करेंगी, और उनका कहना है कि वो अगर सांसद बनती हैं तो वो उन्नाव का संपूर्ण विकास करेंगी। बहुत बहुत बधाई आपको इस चुनाव के लिए और सारी शुभकामनाएं। तो आपने देखा कि किस तरीके से 24 के चुनाव का जब आगाज हो चुका है, चौथे चरण का मतदान 13 मई को है, इंतजार उस दिन का है और देखना होगा कि इस बार उन्नाव की जनता किसका साथ देती है, किसका समर्थन करती है। के न्यूज़ इंडिया के लिए गरिमा वाजपेयी।
अंबानी अडानी विवाद पर राहुल गांधी का बयान सामने आया। राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर पीएम मोदी पर पलटवार किया है। कहा, मोदी जी थोड़ा सा घबरा गए क्या? सुनिए क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा पर विवाद बयान देना भारी पड़ गया है। मीडिया में भारत की विविधता को लेकर दिए गए हाल ही बयान पर शुरू हुए विवाद के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वीकार भी कर लिया। कांग्रेस महासचिव जयराम नरेश ने पित्रोदा के इस्तीफे को लेकर एक सोशल मीडिया में पोस्ट करके जानकारी दी। रमेश ने एक्स पर लिखा कि सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर पटियाला से है, जहां पिछले दिनों राजपुरा के गांव शहरी सेरा में बीजेपी प्रत्याशी परनीत कौर के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। बता दें कि विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई किसान की मौत में गिरफ्तारी की मांग को लेकर मोती महल का घेराव करने पहुंचे, जहां परिस्थितियों से निपटने के लिए महल के आसपास मौजूद भारी पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की। विरोध करने पर पुलिस ने कई किसानों को गिरफ्तार भी किया। एसएसपी और डीआईजी पटियाला रेंज प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए मौजूद रहे। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅਭਿਨੰਦਨ ਪੈਲਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ। ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਟਾਇਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਗਈ, ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ नहीं है। ਗੱਡੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ नहीं पता कि कितने जा। रतलाम रावटी थाना अंतर्गत युवक की हत्या के खुलासे ने एक बार फिर से रिश्तों को तार तार कर दिया। 28 अप्रैल को रात्रि रावटी थाना क्षेत्र के हरथली निवासी छोटू अग्रवाल की अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई थी। पुलिस द्वारा अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ करने के पश्चात चौंकाने वाला मामला उजागर हुआ, जहां अवैध संबंधों के कारण पत्नी और देवर ने मिलकर पति की हत्या की थी। हरथलाली निवासी छोटू ग्राम में अपनी पति रेखा और 2 बच्चों के साथ रहता था। छोटू का भाई राहुल का रेखा के साथ अवैध संबंध था, जिसका पता चलने के बाद छोटू का अपनी पत्नी और भाई राहुल से विवाद हुआ था। विवाद के बाद पत्नी रेखा और देवर राहुल ने छोटू की हत्या करने के इरादे से देर रात सोते समय राहुल पर हमला कर हत्या कर दी। रावटी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मर्डर का मामला कायम हुआ था, जिसके अंदर एक छोटू गरवाल नाम का व्यक्ति जो है वो हरथल एक गांव है वहाँ का रहने वाला, उसका मर्डर हुआ था। उसमें 302 का मामला कायम करके पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इसमें जो छोटू का सगा भाई है राहुल गरवाल, इसके उसकी बीवी के साथ में गलत संबंध थे। 12-13 अप्रैल के आसपास जो उसका पति है मतलब छोटू जो मृतक है, उसका अपने भाई के साथ में और अपनी बीवी के साथ में झगड़ा भी हुआ है, जिसमें उन्होंने मोबाइल भी तोड़ा था। और उसके बाद में फिर आपस में अनबन चल रही थी। उसी को लेकर जो है वो उसके भाई ने अपने सगे भाई की कुल्हाड़ी मार के सिर पे हत्या कर दी गई। और उसको छुपाने के लिए जो है जिसके साथ उनका ज़मीनी विवाद चल रहा था, उनका नाम आगे कर दिया गया कि इनके द्वारा जो है वो घटना की गई।
सूरजपुर में नवविवाहिता की मौत के मामले में झिलमिल पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है, जहां पति ने ही पत्नी की हत्या की है। दरअसल मृतका का पति फोन करके मृतका के परिजनों को बताया कि अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण हॉस्पिटल ले जाने की बात कही। वहीं अचानक तबीयत खराब होने की बात सुनकर लड़की के परिजन घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लड़की का पूरा शरीर ठंडा हो गया है और उसकी मौत हो चुकी है। मृतका के पति के द्वारा हार्ट अटैक से मौत होना बताया गया था। वहीं परिजन मृतक के गले में निशान देख इसकी जानकारी झिलमिल थाना जाकर देते हैं और हत्या का आरोप लगाकर पति और ससुराल पक्ष पर लगाया है। आरोपी पति ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया। जी, कल सुबह हमारे पास में खबर आया कि एक महिला, नवविवाहिता महिला की मृत्यु हो गई है, जिस पे हम लोगों ने थाना में मर्ग इंटीमेशन कायम कर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। अवगत कराने उपरांत चूँकि नवविवाहिता महिला थी, हम लोगों ने तहसीलदार महोदय को अवगत कराने उपरांत तहसीलदार महोदय की तरफ से पंचनामा करवाई एवं डॉक्टरों का टीम बनवा कर हम लोगों ने पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर साहब ने अपने ओपिनियन में हत्या करने से मृत्यु होना लेख करने उपरांत हम लोग ने तुरंत धारा 302 के तहत मुकदमा कायम किया। मुकदमा कायम करने उपरांत मृतिका के पति मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया और उससे कड़ाई से पूछताछ करने पर वह हत्या करना कबूल किया। हिंगोल वन परिक्षेत्र में ग्राम पदेड़ा में जमीन के अंदर 2 लाख बीजापुर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 लाख का अवैध सागौन जब्त किया गया है। वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर बुधवार को बीजापुर के वन विभाग एसडीओ देवेंद्र गौड़ ने एक टीम बनाई थी। टीम ने ग्राम पदेड़ा के तुलसी दुर्गम और कैलाश दुर्गम के घर में दबिश देकर लगभग 2 लाख की मूल्य वाले सागौन की लकड़ियों को पकड़ा है और दोनों आरोपियों को धर दबोचा है। ये गंगालूर परिक्षेत्र का मामला है, जहां हमको मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम पदेड़ा में तुलसी बेवा तुलसी एक महिला है, उनके घर में अवैध रूप से सागौन के फाना रखे हुए हैं करके, तो अपन ने उसमें सर्च वारंट जारी किया था गंगालूर परिक्षेत्र को। फिर बीजापुर और गंगालूर की टीम वहाँ पे मौके पे पहुंचकर सर्च किया, जब तो बड़ी मात्रा में ज़मीन में गाड़कर सागौन के फारे रखे हुए थे, जो लगभग 3 घन मीटर के हैं, जो आज के डेट में बाज़ार मूल्य लगभग 2 लाख रुपए के हैं। तो सभी फारों को जब्त कर काष्ठगढ़ डिपो परिवहन कराया गया है और जो अपराधी हैं उनके ऊपर वन अधिनियम 1927 के तहत कार्रवाई की जा रही है। दो लाख का अवैध सागौन जब्त किया गया है। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की है। जमीन के अंदर गाड़ कर रखा गया था सागौन। जमीन के अंदर गाड़ कर रखा गया था सागौन। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो गए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंबिकापुर में एक सनसनीखेज खुलासा सामने आया है, जहां पर शहर के प्रतिष्ठित मशीनरी संस्थान
मठफंड स्कूल के प्रचार द्वारा संस्था के टीचरों के साथ ठगी की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि रांची की एक कंपनी द्वारा प्रचार के माध्यम से 40 शिक्षकों को 2.5 लाख रुपए कार देने के लिए हेतु ठगा लिया गया है, जिससे कुछ शिक्षकों को कार प्रदान भी की गई, परंतु 40 में से 4 को ही कार मिल पाई। बाकी शिक्षक खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं और अपने पैसों को वापसी हेतु प्रचार से गुहार लगाते हैं, परंतु मामला यह है कि प्रचार किसी कंपनी का नाम लेकर खुद का पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं विनीत मिश्रा, आप देख रहे हैं के न्यूज़। अंबिकापुर से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंबिकापुर की एक मिशनरी संस्था माउंट फोर्ट स्कूल, जो कि सरगुजा पैलेस होटल के जस्ट बाजू में है, वहां से एक खबर निकल कर आ रही है कि इस स्कूल ने सन 2019 और 2020 में शिक्षकों के हित के लिए एक ऐसी स्कीम निकाली थी। आपको हम देते हैं हमारे साथ प्राचार्य जी। नमस्कार, अपना नाम बताएं। मेरा नाम ब्रदर शाजिद जोसेफ है जी। जो चीज़ आप अभी बताया उसमें सारा सच्चाई नहीं है, वो सारे सच नहीं है जी। ये सच जानने ही हम आए हैं सर आपके पास। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, ये नितिन कर्स कितने साल से आपके स्कूल में पढ़ा रहा था और अभी जो है वो कहाँ है? अभी भी नितिन कर्ष हमारे साथ हमारे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ये स्कीम नितिन कर्ष का नहीं है जी। ये स्कीम जो है, ये कंपनी रांची में बेस्ड है, ऑल ओवर इंडिया दे हाव वो उनका कंपनी ने टीचर्स के लिए चलाया था। साथ 40 शिक्षकों को साथ में सम्मिलित करके और स्कूल को ठग के ले गई, ऐसी बात इनकी कहनी है कि इन्होंने FIR भी कराया है कि कंपनी ठग कर ले गई, लेकिन इनके खाते में पैसे का आना कहीं ना कहीं इनको घेरे में जरूर लेता है। आचार्य विनीत मिश्रा, के न्यूज़ से अंबिकापुर। बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि देश में जब जब चुनाव आते हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आरक्षण की याद आती है। उन्होंने कहा कि 1990 से 2005 तक लालू प्रसाद बिहार की सत्ता में थे, तब उन्होंने कोई आरक्षण देने का काम क्यों नहीं किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नालंदा के श्रम कल्याण केंद्र के प्रांगण में जेडीयू प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा एवं जेडीयू की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री ने बिहार में 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए कोई समझौता करने का काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। उन्होंने कहा कि देश में एनडीए की सरकार में सोलर युक्त बिजली लोगों को मिलने लगी है, जिसका बिजली बिल लोगों को नहीं देना पड़ेगा। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि बड़बोले पिता के बड़बोले पुत्र द्वारा बिहार को बदनाम किया जा रहा है। जब्त कर लिया जाएगा 55% आप लोगों की संपत्ति को हड़प कर ये लोग अपने खाते में लोग जमा करा लेंगे। इस सोच के साथ कांग्रेस और राजद की सरकार बढ़ने का काम कर रही है और इस सोच को छुपाने के लिए कि कहीं आप लोग को जानकारी ना हो जाए, ये लोग डर फैलाते हैं। किस बात का? कि संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। श्रीमान लालू प्रसाद यादव के कारनामों के कारण बड़बोले पिता के बड़बोले पुत्र आज किस तरह से बिहार को बदनाम कर रहे हैं। उनकी बेटी कहती है सत्ता आएगी तो प्रधानमंत्री को जेल में बंद कर देंगे। अरे भ्रष्टाचारियों, तुम्हारी औकात और विसात क्या है जो एक परिवार से बाहर नहीं निकल सका, जो अपने जात को भी नहीं देख सका। अपने जात को अगर जो सम्मान देते तो माननीय रामकृपाल यादव जी, जो राजद का हनुमान था। कानपुर के चुन्नीगंज स्थित जीआईसी ग्राउंड में 10 मई को सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी संयुक्त रूप से कांग्रेस लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा के लिए जनसभा करेंगे। के न्यूज़ इंडिया की टीम ने आज जनसभा की तैयारियों का जायजा लिया तो तैयारियां शून्य दिखी। आपको बताते चले कि जनसभा को लेकर सोशल मीडिया में तो प्रचार प्रसार तेज है, लेकिन ज़मीनी हकीकत में तैयारियां कुछ भी नहीं है। कार्यक्रम के 2 दिन बचे हैं, लेकिन ग्राउंड की स्थिति बदहाल है। सपा और कांग्रेस का कोई भी नेता अपनी जिम्मेदारी को निभाता नहीं दिख रहा। जैसी ग्राउंड में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है और ईंट पत्थर पड़े हुए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि इस जनसभा को लेकर किस तरह से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाता है। 10 मई को कानपुर लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी जेआईसी ग्राउंड में संयुक्त रूप से जनसभा को संबोधित करेंगे। इस वक्त हम उसी जेआईसी ग्राउंड पर मौजूद हैं जहां जनसभा होनी है।
कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा तस्वीरों को दिखाएं। आपको बता दें कि 10 मई को जनसभा होनी है, 2 दिन बचे हैं, लेकिन तैयारियों की बात की जाए तो शून्य दिख रही है। देख सकते हैं आपकी इसी पार्क में जगह जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है, गंदगी फैली हुई है। इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि इस जनसभा के लिए प्रचार प्रसार की बात की जाए तो सोशल मीडिया पर जमकर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे जनसभा का प्रचार तो जमकर किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस और सपा के जो नेता हैं वास्तविकता और जमीनी हकीकत में इस जनसभा को लेकर उनकी तैयारियां शून्य दिख रही हैं। जिस तरीके से 10 मई को जनसभा होनी है, 2 दिन बचे हुए हैं, तैयारियों की बात की जाए तो अभी आपने तस्वीरों में देखा जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है और गंदगी फैली हुई है। कोई भी नेता यहां पर नहीं दिख रहा है कि जो जनसभा के लिए मीडिया से बातचीत करे। ऐसे में अब देखना होगा कि आगामी 10 मई को किस तरीके से यह जनसभा सफल होती है। के न्यूज इंडिया के लिए कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा। शिक्षा का मंदिर चला रहे कानपुर नगर के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा का के न्यूज में एक नया और चौंकाने वाला खुलासा आपके सामने होने जा रहा है। दरअसल आप भी प्रत्याशी के बारे में जानकर चौंक जाएंगे। पहले तो जनता प्रत्याशी आलोक मिश्रा को शिक्षा माफिया के रूप में देख रही थी। अब ऐसे में शिक्षा माफिया बन चुके आलोक मिश्रा के ऊपर 420 के लगभग 6 से 7 मुकदमे सामने आए हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि खुद आपको इन कागजों को देखकर पता चल जाएगा। दरअसल यह कागज है जिनको इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा ने नामांकन के समय लगाए हैं। गंभीर धाराओं में दर्ज 420 के मुकदमे को देखकर आप भी चौंक जाएंगे। अब जनता ही इस बात का अनुमान लगा सकती है कि शिक्षा का मंदिर चला रहे शिक्षा माफिया बन चुके प्रत्याशी की छवि कितनी दागी और आपराधिक है। हालांकि मुकदमे दर्ज हैं और जांच की जा रही है। ऐसे में आज़ाद नगर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल और कानपुर नगर लोकसभा क्षेत्र की जनता से के न्यूज संवाददाता सारिका गुप्ता ने शिक्षा माफिया इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी से खास बातचीत की। आपको दिखाते हैं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा को जनता शिक्षा माफिया के रूप में नकार चुकी है। हम इस वक्त डीपीएस स्कूल के बाहर खड़े हैं। आपको बता दें यही वो शिक्षा का मंदिर है जहां पर प्रबंधक के रूप में आलोक मिश्रा जो है यहां पर कार्य करते हैं और यहीं पर हजारों बच्चे हैं जो शिक्षा लेते हैं। लेकिन आपको आज एक के न्यूज में चौंकाने वाली खबर बता रहे हैं कि आलोक मिश्रा जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके ऊपर 420 बीसी की धाराओं में जो गंभीर धाराएं होती हैं 420 की, उन पर लगभग 6 से 7 मुकदमे दर्ज हैं। ये बताइए आपके जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके ऊपर 420 के लगभग 6 से 7 मुकदमे दर्ज हैं। क्या ऐसे प्रत्याशी की जीत होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इस प्रकार की गंभीर धाराओं में किसी भी कंटेस्टेंट के खिलाफ धाराएं लगी हुई हैं किसी भी थाने में, तो ये अपने आप में बहुत गंभीर होता है। हमें ऐसे प्रत्याशी का चयन करना चाहिए जो कि समाज में एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत हो। और शिक्षा के साथ ये तो खिलवाड़ है इस तरह का। अगर शिक्षा प्रदान करने वाला या किसी शिक्षण व्यवस्था से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की गंभीर धाराओं में उसका किसी भी थाने में वो पंजीकृत है तो उसको हमें बिल्कुल वोट नहीं करना चाहिए। से बातचीत कर लेते हैं। आप भी उनके स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है इस यहाँ के जो प्रबंधक है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भी हैं और उनके ऊपर कई केसेस हैं, गंभीर धाराओं में हैं, तो क्या उनकी जीत होनी चाहिए? ऐसे लोग जो भी संलिप्त हैं इन सब चीजों में, इन लोगों को कभी भी हम लोगों को प्रत्याशी बल्कि बनाना ही नहीं चाहिए। प्रत्याशी अगर बन भी गए हैं वो तो उनको वोट तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का कभी भी ऐसा समर्थन होना ही नहीं चाहिए इन लोगों के साथ में। क्योंकि जो भी गलत धाराओं में किसी भी गलत धाराओं में संलिप्त हैं, जो भी गलत काम कर रहे हैं, उनके साथ तो हम कभी उनके लिए सपोर्ट ही नहीं कर सकते। ना कि किसी तरीके के दागी या फिर उनके ऊपर किसी भी गंभीर धाराओं का मुकदमा होना चाहिए। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद लोकसभा के समान प्रेक्षक दीपक कुमार मीणा व जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों की बैठक आहूत की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा सभी को मतदान के दिन आने वाली समस्याओं व उनके निदान से अवगत कराया गया है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी में जीपीएस लगे हैं। ईवीएम का मूवमेंट इन्हीं वाहनों से होगा। बिना सुरक्षा के कोई ईवीएम को लेकर नहीं चलेगा। राजधानी लखनऊ में एनयूजे इंडिया के पदाधिकारियों की अगुवाई में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में शामिल पत्रकार जागरूकता संबंधी तख्तियों को लेकर चल रहे थे। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में पत्रकार मतदाता शामिल हुए। रैली केडी सिंह बाबू स्टेडियम सुभाष चौक से प्रारंभ होकर हजरतगंज में जीपीओ
स्थित गांधी प्रतिमा तक पैदल चलकर पहुंची। रैली के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया। इस रैली में नगर आयुक्त, सीडीओ, उपनिदेशक सूचना के साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी, दुर्गेन्द्र सिंह चौहान, केबक्स सिंह, अनुपम चौहान, सुरेंद्र दुबे, राकेश पांडे, अरुण अवस्थी सहित सैकड़ों की संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर जाति, समुदाय, भाषा, फर्रुखाबाद लोकसभा के विशेष प्रशिक्षक अजय विनायक, विशेष पुलिस प्रशिक्षक मनमोहन सिंह व विशेष प्रशिक्षक राजेश टुटेजा ने कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में पीपीटी द्वारा जनपद में अभी तक की गई चुनाव संबंधित कार्यवाही की जानकारी जिलाधिकारी डॉक्टर वी.के. सिंह व पुलिस अधीक्षक श्री विकास कुमार से प्राप्त की। जिलाधिकारी डॉक्टर वी.के. सिंह द्वारा प्रशिक्षकों को अवगत कराया गया है कि लोकसभा के सभी 1922 पोलिंग बूथों पर एएमएफ की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। 1024 बूथों पर वेब कास्टिंग की जा रही है। 1998 केंद्रों पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। चंद्रा क्रिकेट एकेडमी द्वारा आयोजित चंद्रा प्रीमियर लीग सीपीएल 2.0 में 12वां मैच सीएम गोरखपुर वर्सेस देवरिया धनवेश्वरी के बीच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 29.2 ओवरों में 118 रन को लक्ष्य दिया गया। देवरिया धनवेश्वरी की तरफ से सक्षम यादव ने 51 रन व आदित्य भूषण ने 39 रनों का योगदान दिया। सीएम गोरखपुर की तरफ से ब्रिजेश बिंद को 3 विकेट व हर्ष कुमार को 2 विकेट मिले। जवाब में उतरी सीएम गोरखपुर की टीम ने 22.5 ओवर में लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। सीएम गोरखपुर की तरफ से विशाल कुमार ने 42 रन व अजीत यादव ने 26 रनों का योगदान दिया। वहीं देवरिया धनवेश्वरी की तरफ से देवांश और अमितेश को 2-2 विकेट मिले। आज के मैन ऑफ द मैच रहे ब्रिजेश बिंद। वहीं फाइटर ऑफ द मैच का पुरस्कार आदित्य भूषण को मिला। आज के मैच में जीडीएस क्रिकेट एकेडमी के कोच अविरल रावत व शुभम गुप्ता ने खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया। यह जानकारी सीपीएल कमिश्नर नीलेश वर्मा ने दी। आपको बता दें के न्यूज़ इंडिया इस लीग में मीडिया पार्टनर है। खबर मेरठ से बता रहे हैं, प्रेमी संग पत्नी ने नेत्रहीन पति की हत्या की है। मेरठ से खबर है, प्रेमी संग मृतक आश्रित में नौकरी पाने के लिए ये कदम उठाया। पशु चिकित्सक में चतुर्श्रेणी का एम्प्लॉय था पति। जानी की नहर में उतराता मिला था युवक का शव। जानी क्षेत्र में हुई थी युवक की हत्या। मेरठ में प्रेमी संग पत्नी ने नेत्रहीन पति की हत्या की। मृतक आश्रित में सरकारी नौकरी पाने के लिए हत्या की है। पशु चिकित्सालय में चतुर्श्रेणी का कर्मचारी मृतक जानी की नहर में उतराता मिला था मृतक का शव। पुलिस ने प्रेमी पत्नी समेत 4 को किया गिरफ्तार। जानी क्षेत्र के सिसौला गांव में एक 23 तारीख को एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी, जिसको पंचायत तांबा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। पोस्टमार्टम में ड्राउनिंग आई थी। चूँकि वो व्यक्ति मेडिकल क्षेत्र का रहने वाला था, तो पुलिस इस पहलू पे जांच कर रही थी कि वो किन परिस्थितियों में वहाँ पहुँचा और वो नेत्रहीन भी था।
और वो यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। इन बिंदुओं पे सारी जांच के दौरान ये पाया गया कि एक धीरज नाम का व्यक्ति है जिसका उसके पत्नी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसने दो अन्य व्यक्तियों के साथ अमरदीप और चांद के साथ मिलकर के उसको बहाने से वहाँ ले जा कर के हत्या कर दी। हत्या का उद्देश्य ये था कि वो पत्नी की हत्या कर देगा तो उसकी जगह पे पत्नी को नौकरी मिल जाएगी और फिर वो दोनों शादी करके साथ में रहेंगे। तो इसकी पूरी जांच के दौरान सभी अभियुक्तों को तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। घटना का पूरा अनावरण किया गया। खबर गाजियाबाद से है। दोहरे हत्याकांड समेत 3 हत्याओं का खुलासा। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में हुई मां बेटी की हत्या का खुलासा हुआ है। संपत्ति के लिए बड़े लड़के ने मां और भाई की हत्या की थी। पुलिस ने हत्या आरोपी बड़े लड़के धर्मेंद्र को किया गिरफ्तार। इंदिरापुरम में महिला के हत्या आरोपी को किया गिरफ्तार। हत्या आरोपी से आला कत्ल चाकू भी बरामद किया गया। पुलिस ने हत्या आरोपी को किया है गिरफ्तार। संपत्ति के लिए बड़े लड़के ने ही की थी दोनों की हत्या। खबर मेरठ से है। मां के साथ खेत गई युवती से छेड़छाड़। विरोध करने पर युवती की मां से की गई मारपीट। पुलिस से शिकायत के बाद नहीं हुई कोई कार्रवाई। दूसरे समुदाय के युवकों पर छेड़छाड़ का आरोप। पीड़िता ने एसएसपी से की कार्रवाई की मांग। फालदा थाना क्षेत्र का ये मामला है। एसएसपी से पीड़िता ने की शिकायत। भैया थोड़ा सा मामला बता दो, क्या हुआ था? कब की घटना है? कौन सा थाना लगता है? शिकायत की वहाँ पर बहुत देखी। पर छीलने जा रहे थे मम्मी की गैल और वहाँ पे गन्ने के लिए ईख छील लेते तो वे हम जा रहे थे तो गाली गलौज देने लगे और छेड़ने लगे। कहने लगे ना चमारी तो हमारे खेत में आवा छोलना है। और फिर मम्मी के गंडा मार दिया और हैप्टा मार दिया और मेरा गंडा और हैप्टा मार दिया। फिर छेड़खानी करने लगे और मार दिया हैप्टा। कौन लोग हैं? ये मुस्लिम है। क्या नाम है? कहाँ रहते हैं? कामिल और आमिल। कहाँ रहते हैं? महल के में। पुलिस को शिकायत करी? यस सर। क्या कुछ कार्रवाई करी? ये कहते कि उनको हम कर लेंगे कार्रवाई। आज एसएसपी पहुंचे हो? एसएसपी साहब ने क्या पहुंचे? वे ये कहते कि हम कार्रवाई आगे के लिए करेंगे। मुरादाबाद के डिलारी इलाके में खेतों में काम कर रहे आधा दर्जन ग्रामीणों पर तेंदुए ने हमला कर उनको बुरी तरह जख्मी कर दिया। हमले के बाद चीख पुकार की आवाज़ सुन आसपास के ग्रामीण खेलों की तरफ दौड़े और तेंदुए का घेराव कर लाठी डंडों से उसे भूसे की कोठरी में बंद करा दिया। उधर घटना के बाद वन विभाग के साथ ही स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग के सदस्यों ने तेंदुए को पकड़ने के लिए रेस्क्यू चला दिया। हमले में घायल राहुल ने बताया कि वह तेंदुए होने की सूचना पर खेत पहुंचा था। कहाँ की रहने वाली है? क्या मामला हुआ? क्या लोगों पर हमला किया है? ये कौन सा गांव है? तो इस समय को जो मतलब 3 लोगों को भाड़ा है वे लोग कहाँ पे हैं? हालत कैसी है उनकी? प्रशासन आपकी मदद कर रहा है। और इसी बीच मेरठ से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर मेरठ से आपको बता, डबल मर्डर की वारदात में सनसनी। दो युवकों की हत्या कर आम के बाग में डाले गए दोनों के शव।
मेरठ में डबल मर्डर से सनसनी। मेरठ में डबल मर्डर की वारदात से सनसनी। गला दबाकर की गई दोनों युवकों की हत्या। आज सुबह घर से लापता थे दोनों युवक। 18-20 वर्षीय प्रियांशु और मोंटी के हैं शव। पुलिस फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। थाना खरखोदा के पांची गांव में मिले शव। मेरठ में डबल मर्डर की वारदात से सनसनी। मेरठ में डबल मर्डर की वारदात से सनसनी। गला दबाकर हुई दोनों युवकों की हत्या। पुलिस फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। मेरठ में डबल मर्डर की वारदात से सनसनी। 2 युवकों की हत्या कर आम के बाग में डाले गए दोनों के शव। गला दबाकर की गई दोनों युवकों की हत्या। पुलिस फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। मेरठ से खबर, डबल मर्डर की वारदात से सनसनी। पुलिस फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। दो युवकों की हत्या कर आम के बाग में फेंके गए शव। 18 वर्षीय और 20 वर्षीय प्रियांशु और मोंटी का है शव। पुलिस फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। मेरठ में डबल मर्डर से सनसनी। 2 युवकों की हत्या कर आम के बाग में डाले गए दोनों के शव। पुलिस फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। मेरठ में डबल मर्डर से सनसनी। मेरठ में डबल मर्डर की वारदात से सनसनी। गला दबाकर की गई दोनों युवकों की हत्या। फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।